अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर प्यूटन के रशिया ने फाइनली जवाब दिया है और यूक्रेन पे अटैक हो चुका है। खबरें आप तक पहुंच गई हैं। अपने खान साहब जो हैं वो रूस में बैठे अब हैरान होकर देख रहे होंगे, वो भी टीवी देख रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं। और मुलाकात अब प्यूटन से उनकी जो होगी वो किस, अच्छा मैं आपको इसका थोड़ा सा, जाहिर है कि इतनी तफसील मुमकिन नहीं होती वीलॉग में, लेकिन जितना मुमकिन हद तक है मैं आपको थोड़ा पस मंज़र बता दूं ताकि आप यानी थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताऊं कि 1985 1985 अभी सोवियत यूनियन कायम है और गोर्बाचोव जो है वो सोवियत यूनियन का सदर है। 1985 से लेकर 2007 तक, यानी जब प्यूटन पावर में आ चुका था, ये 22 साल बनते हैं। इन 22 सालों में सोवियत यूनियन ने, जो कि बाद में फिर 92 यानी फरवरी वो एक रशिया जो यानी जब वो टूटा, रशिया मेन पार्ट हो गया, तो रशिया ने फिर 2007 तक कोई ऐसी यानी आप कहें मूव नहीं ली जो वो यूनाइटेड स्टेट्स के यानी अगेंस्ट हो, या उनके जो नाटो, मेनली नाटो को नाराज करने के लिए छेड़खानी तक इन्होंने नहीं की, या खामोश होकर बैठे रहे। इससे पहले वीलॉग में मैं आपको बता चुका हूं कि प्यूटन जब पावर में आया था उसने यानी ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो नाटो में रशिया को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, जिसको बड़ी हकारत के साथ रद्द कर दिया गया। प्यूटन ने वो चूंकि मतलब आप कह लें एनर्जेटिक और अग्रेसिव एक लीडर है, तो उसने फिर दूसरी कोशिश की यूरोपीय यूनियन में रशिया को ले लिया जाए। तो यूरोपीय यूनियन ने भी वो मतलब है कि यूर टू बिग, ये वो, जस्ट कीप क्वाइट, स्टे अवे, ये रवैया रहा है उसके साथ। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि ये जिस वक्त गोर्बाचोव अभी मौजूद था और ये जो बर्लिन वॉल गिरी है, अब तो वो 2017 में वो डी क्लासिफाइड भी हो गए डॉक्यूमेंट्स, जिसमें बेकर और गोर्बाचोव कन्वर्सेशन जो है वो डी क्लासिफाई हो चुकी है, पढ़ लीजिए। उसमें अश्योरेंस दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने गोर्बाचोव को कि अगर ये जो है दीवार, ये जो बर्लिन है, अगर इसकी ये दीवार गिर जाए और जर्मनी अगर यूनाइटेड हो जाए तो नाटो अपनी फोर्सेस को मूव नहीं करेगा, ना ही कोई और मुल्क नाटो के अंदर आएगा। अच्छा, बर्लिन की दीवार गिरी और उसके बाद यानी उस वक्त तो नाटो एक्सपैंड नहीं हुआ, वो खड़ा रहा। लेकिन बिल क्लिंटन के जो पहले 4 साल थे नाटो एक्सपैंड नहीं हुआ, लेकिन बिल क्लिंटन के जो अगले 4 साल थे उसमें नाटो ने एक्सपेंशन शुरू कर दी और पोलैंड, हंगरी, चेक, ये जो है उसके ऑर्बिट में नाटो के आ गए। याद रहे कि ये सोवियत सैटेलाइट्स कहलाती थी। सोवियत यूनियन के ज़माने में ये वो मुल्क थे जो सोवियत सैटेलाइट की, एस्टोनिया, लटविया, इस तरह के, यानी सोवियत सैटेलाइट्स इन्हें कहते थे। तो उसके बाद जो है वो नाटो की जब एक्सपेंशन होना शुरू हुई तो जाहिर है कि रशियंस पैनिक में चले गए। भाई, ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि बोरिस येल्सिन जो है ना, ये रशिया का पहला प्रेसिडेंट था जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ। तो ये 92-93 की बात है कि ये अमेरिका गया और जाके इसने कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब किया। और वो येल्सिन की अगर आप तकरीर निकाल के सुन लें तो उस तकरीर माँ सिवाय इसके कुछ नहीं है कि वो अमेरिका से ये कह रहा है कि रशिया के जो पीपल ऑफ रशिया, वो हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम दुनिया की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, हम जंगों से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, हमें अपनी जो फोर्सेज हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी रिसोर्सेज अगर हम उन्हें पूल करें तो हम एक बेहतर दुनिया, यानी वो येल्सिन का आप सुने, वो मतलब है लिटरली वो बेग कर रहा है अमेरिका से जाके, ठीक है। ये उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूं कि सोवियत यूनियन नया नया टूटा था। उनके जहन में क्या था? उनके जहन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में जो था वो एक मॉडल था, यहां मार्शल प्लान आ गया था। मतलब ये कि हिटलर के जो वो नाजीज थे, जर्मनी में जब शिकस्त हो गई, इटली में जो है फाशिज्म की वो बेड़ा गर्क हो गया। एंड याद रहे कि उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फ्रांस बहुत स्ट्रांग थी, तो फ्रांस ऑक्यूपेशन में चला गया था, लेकिन ये मतलब अमेरिकन जो सब जानते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फ्रांस बड़ी यानी स्ट्रांग है। तो फिर वो जो रास्ता अमेरिका ने यूरोप के लिए इख्तियार किया वो ये था कि जब डिफीट कर दिया इन ताकतों को तो इन्वेस्टमेंट यहां शुरू की। यानी इंग्लैंड उस तरह से मतलब है कि तबाह तो इंग्लैंड भी हो गया था, तो वो जो एक मार्शल प्लान बना उसमें फिर इन्होंने अमेरिकन ने इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद मेक श्योर किया कि इन मुल्कों में, जैसे इटली में दोबारा फाशिज्म उस तरह से ना निकले, उस डेमोक्रेसी को उन्होंने फंड्स दिए, यानी हेल्प आउट किया। फ्रांस में उन्होंने मेक श्योर किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फ्रांस जो है ये दोबारा से उतनी स्ट्रांग ना हो सके, तो वहां भी उन्होंने डेमोक्रेसी को बेपनाह फंड किया। तो अब
रशियंस के जहन में और येल्सिन के जहन में यह था कि जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप की तरक्की के लिए मार्शल प्लान लेकर आया था और उनको उठाया था, उस तरह की अगर हम कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें तो रशिया भी थर्ड वर्ल्ड से निकल सकता है। हम अगर रिसोर्सेज पोल करें, येल्सिन की बेइज्जती पीछे उसे कर दिया, नाटो की एक्सपेंशन हो गई, यूगोस्लाविया में जाके बमबारी कर दी, और उसके बाद पंगों पे पंगा। फिर आप ये देखें ना कि यूरोपीय यूनियन ने भी यानी यही ह्यूमिलिएट किया, यानी लटविया जैसा मुल्क उसको यूरोपीय यूनियन में ले लिया। अच्छा, यूक्रेन को भी अगर आप याद करें, ऑरेंज रेवोल्यूशन आपको याद नहीं, कल की बात है। अब यूक्रेन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मुल्क है, अगर आप वहां पे देखें रशियन बोलने वाले, यूक्रेन बोलने वाले, यानी ताकत का इस्तेमाल, रेवोल्यूशन मतलब है फसाद, ये वहां पे यूक्रेन में रूसियों ने शुरू नहीं कराए। ये आपको अमेरिकन फुटप्रिंट और नाटो का फुटप्रिंट सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे। रशियंस का ये शुरू से कहना है कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ दुनिया में कहीं काम नहीं कर रहे, हम लैटिन अमेरिका जाके नहीं बैठ रहे, हम वहां से कोई यानी अमेरिकन किसी और दुनिया में इनकी बेसिस के ऊपर अटैक नहीं कर रहे। 22 साल हम खामोश होकर इनको देखते रहे। इन्होंने हमारी जिनी वो जो फॉर्मर कॉलोनीज थी, फॉर्मर जो हमारी स्टेट्स थी, वहां पे आके आप हमारे बॉर्डर के करीब आते चले जा रहे हैं। एक तो नाटो में आप हमें शामिल नहीं कर रहे, वजह ही कोई नहीं है नाटो में शामिल ना करने की, एक तो आप वो नहीं कर रहे, दूसरा आप हमारे जो सैटेलाइट्स प्रीवियस ये जो एरिया ऑफ स्फीयर था, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, वहां पे आके आप इनको नाटो में भी शामिल कर रहे हैं, आप इनको यूरोपीय यूनियन में भी शामिल कर रहे हैं। तो ये उनकी एक रशियंस की एक पुरानी, जिसे कहना चाहिए, जब से वो सोवियत यूनियन टूटा है, उनकी एक बेइज्जती, उनकी ह्यूमिलिएशन, उनकी इंसल्ट हो रही है। बजाय वो जो तवक्को के लिए बैठे थे मार्शल प्लान की, उसकी जगह उनको मतलब है कुछ भी नहीं मिला, टाइम फिश, और उसके बाद उनको बेसिकली जो कहा गया वो ये था कि जस्ट कीप क्वाइट। और दूसरा, एक तरह से वहां पे ये सोच आ गई थी कि ये हमें, चूंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, तो ये अब हमें पनिश करने के रास्ते पे चल पड़े हैं, ये हमें जलील करने के रास्ते पे चल पड़े हैं, ये हमें ओन नहीं कर रहे, ये हमें, दोस्ती तो बड़ी दूर की बात है, ये पार्टनरशिप भी हमें इज्जत की नहीं दे रहे। ये है प्यूटन का और रशियंस, अगर आप जाके उनके, ये है उनके अंदर का एक, जैसे कहना चाहिए जॉइंटली उनका एक इंसल्ट है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस वक्त ये जब सर्बिया को और कोसोवो का मामला आया है, तो उस वक्त रशिया में अगर आप उठा के देखें तो उस वक्त वहाँ पे ये बड़ी ज़ोर से बहस आई थी कि ये जो सदियों से मुल्क एक चले आ रहे हैं, इन मुल्कों को अलहदा करना, तोड़ने से एक जिन बोतल से निकल आएगा। यहाँ पे हमारी सदियों पुराने जो आप कहें जोग्राफिकल और मेकअप पर जिस तरह से वो कौमें बैठी हैं, फसाद शुरू हो जाएगा। उस वक्त ये डिबेट चल रही थी, लेकिन नाटो ज़ाहिर है बाज नहीं आया। तो ये है उसका बैकग्राउंड। और ये फिर यानी प्यूटन ने और उसके रशिया ने, जब ये इंसल्ट उनकी हो गई, उनका प्राइड हर्ट हो गया। ये तो येल्सिन भी वैसे जाने से पहले बाय द वे कह गया था कि हम हेटी नहीं है, आप हमें हेटी की तरह वेस्ट ट्रीट कर रहा है। हमारा एक पास्ट है, हमारा एक माजी। और याद रहे कि रशिया में, ये जो मौजूदा रशिया है, 1000 साल से वहां जमहूरियत नहीं रही। 1000 साल से उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको पता ही नहीं है जमहूरियत क्या होती है। वो लोग येल्सिन के जमाने में पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं, फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे हैं, और उस सिस्टम को जो उनके यहां कभी था ही नहीं, उसको भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां से हकारत, यहां से एक पनिश करने का रवैया, इंसल्ट करने का रवैया उनके साथ अपनाया गया। उसके बाद फिर जाहिर है कि जब प्यूटन ने, वो चूंकि एक फॉर्मर केजीबी का, वो जाहिर है उसकी एक मिलिट्री मैन ऑफ माइट है, तो उसने फिर अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको उसने फिर स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। एंड ओवर द ईयर्स, मतलब है वो, उसने उसको जाहिर है अपना मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग किया, और वो ये समझ गया कि वेस्ट मुझे वो इज्जत नहीं देगा, लिहाजा हमारे पास अगर अपनी एक प्राइड या रिस्पेक्ट के साथ रहना है तो हमें अपना मिलिट्री मसल शो करना पड़ेगा, वरना ये खा जाएंगे हमें। अब यूक्रेन तो बॉर्डर है ना, तो बजाय इसके कि आप मतलब उनको फ्रेंडशिप करते वो नहीं की, पार्टनरशिप करते वो नहीं की, कोई नया उनको इन्वेस्टमेंट प्लान देते थे वो नहीं किया, उनको इंसल्ट किया, उनको ह्यूमिलिएट किया, उनकी फॉर्मर कॉलोनीज, उनकी सैटेलाइट कॉलोनीज पे आकर उनको नाटो में भी शामिल किया, ईयू में भी शामिल किया, उनको थपकियां देनी शुरू कर दी, इनको मतलब जलील करना शुरू कर दिया। तो ये उसका जवाब है। ठीक है, अब इस पस मंजर को आप ध्यान में रख के मुझे ये बताएं कि हम बीच में कहां से आते हैं, हमारा को लेना देना है इस सारे मामले में। इसलिए ये बहुत इल टाइम्ड वज़ीर आज़म इमरान खान का इस वक्त वहां जाना। अब आज वहां अटैक हो गया, खान साहब अपने मौजूद हैं, हमें दुआ करनी चाहिए कि वो खैर खैरियत से उनका वक्त जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाए। और ये जो उन्होंने हमाकत की है अपनी तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में, गुस्सा पता नहीं उन्होंने निकाला जो बाइडन पे कि वो मैं प्यूटन के साथ जाके खड़ा हूँगा, इसकी कीमत अगर उन्होंने हमारी तरफ अगर उनकी तवज्जो हो गई ना, जिसको जर्मनी, थोड़ी देर पहले मैं DW देख रहा था तो वो कह रहे थे कि जी ये डार्केस्ट आवर है, जर्मनी कह रहा है कि ये डार्केस्ट आवर है सिंस दी सेकंड वर्ल्ड वॉर। हालांकि ये बिल्कुल ही झूठ है, कौन सा डार्केस्ट आवर आ गया, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक बोस्निया, तो ये बिल्कुल यूरोप में ना क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ, मतलब जो भयानक जंगें यहाँ हो गई हैं वो कुछ, मतलब दुनिया में, इराक में क्या हो गया, शाम में क्या हो गया, अफगानिस्तान में कितना बड़ा जुल्म है,
मतलब वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो डार्केस्ट आवर हो गया क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन, उनकी फॉर्मर, यार उनको आप स्केयर ऑफ करना चाहते हैं, उनको आप इंसल्ट कर रहे हैं, वो रिएक्ट करेंगे ना। साल हर साल वो खामोश हुए, उन्होंने बेइज्जती और तौहीन बर्दाश्त की। अब वो रिएक्ट कर रहे हैं जब उनका मसल, उन्होंने मिलिट्री मसल अपना पावरफुल कर लिया, वो रिएक्ट कर रहे हैं। बहरहाल ये इनके झगड़े हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमें दुआ करनी चाहिए कि खान साहब खैर खैरियत से वापस आ जाएं, और हमें यह भी दुआ करनी चाहिए कि ये जो पंगा हो गया है इसका जवाब अगर अमेरिका ने दिया, एक तो वो पहले यानी जो वेस्ट का देखें, अमेरिकन और यूरोपियन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इनके जो डिज़ाइंस हैं अगर आप उनको जाके देखेंगे, ये भेड़िए हैं, ये दुनिया के ऐसे भेड़िए हैं जिनकी मतलब है, मिसालें आपने भेड़ियापन की देखनी हो तो अभी इराक आपके सामने है ना, ये वो लोग हैं। शाम में जो इन्होंने किया वो आपके सामने है ना, यानी बाकी जिन जंगों में जो ये करते हैं वो आपके सामने है ना, ये वो भेड़िए हैं। रशिया जैसे मुल्क को उन्होंने नुकील डाली हुई है, चीन को ये आगे अब मुस्तकिल जिच किए चले जा रहे हैं, और इन लोगों से पंगा लेकर हम एक फोटो आपके लिए खड़े हुए खान साहब जाके पुतिन के साथ, उनकी अगर नज़र भी हमारी तरफ यानी इसका वो जवाब देना चाहेंगे तो पहला जवाब वो देंगे जो फाटफ का इजलास हो रहा है पेरिस में, अगर वो मतलब वो अगर हमें चाहे पनिश बड़े आराम से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लिस्ट में डलवा के। तो अपनी वजूद और अपने हिसाब और अपने यानी कहना चाहिए अपने कद और अपनी ताकत और अपने पैसे से आगे बढ़ के ख्वाहिशों का पालना और ऐसी जगहों पे जाके पंगे लेने, ये एडवेंचर पाकिस्तान इस हालत में कर रहा है, यानी जब पूरी एक आपकी गवर्नेंस का एक सिस्टम ही शेकअप हुआ पड़ा है, तो उसमें जाके हम इस तरह के पंगे ले रहे हैं। और बस अल्लाह ताला खैर ही करे, ये दुआई कर सकते हैं, वरना अब इसका जो पहला इम्पैक्ट है बाहर लोगों पे, महंगाई की सूरत में तेल की कीमत में मजीद, अब पेट्रोल की कीमत में बताया जा रहा है कि 7 रुपये इजाफा होगा। और ख़ास आपकी ये डिप्लोमेसी अगर इस तरह से अगर हम बच गए तो ये आप इसको भी एक गनीमत समझें, क्योंकि अगर मज़ीद रिएक्शंस आ गए तो ये 7 रुपये जो इजाफा है इसकी जगह फिर आप लंबे इजाफे सोचें, फिर वो वाकई पुराने ज़माने की एक होती थी अपना शराब साइकिल, मेरा ख्याल है फिर उस पर अब जो है ना हमें वापस आ जाना चाहिए। और टेक्सटाइल मिल वगैरह उनको भी चाहिए कि अब गधे घोड़ियाँ टांगे शांगे तैयार करें और उस पर फिर अपनी पुराने ज़माने की तरह काफ़िले खुफले भेजा करें। चलिए जी, इस मुश्किल से इंसानियत जो यानी सच्चाई और इंसानियत एक बहुत बड़े कहना चाहिए चैलेंज का शिकार हो गया है यूक्रेन में भी, और हम दुआई ज़ाहिर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में अमन रखे और पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।